आवाजें अरब देशों की हो, इजराइल की हो, गाजा की हो या ईरान की, आवाजें कश्मीर की हो, पाकिस्तान की हो या मणिपुर की, या आवाजें केरल की हो, महाराष्ट्र की हो या अन्य क्षेत्रों की, वो कहीं ना कहीं मीडिया में अपनी जगह बना ही लेती है। कहा जाता है कि किसी पर कम रिपोर्टिंग हुई, कहीं पर कम पत्रकार पहुंचे, कहीं पर यूट्यूब में कम वीडियोस बने और कहीं पर सोशल मीडिया में कम ट्रेंडिंग हुई, लेकिन फिर भी वो कम रहता है, जीरो नहीं रहता। लेकिन कुछ आवाजें हमेशा ऐसी होती हैं जो अनहर्ड होती हैं, अनसुनी होती हैं। और उन्हीं अनसुनी आवाज को लेकर हम आते हैं आपके सामने अपने स्पेशल वीडियो सीरीज अनहर्ड वॉइसेस में। और इस अनहर्ड वॉइसेस में हम आपको बताते हैं बस्तर में माओवादियों के द्वारा शोषित, प्रताड़ित और पीड़ित लोगों के बारे में, जिनकी आवाजें कभी ना ही हमें अखबारों के पन्नों में मिलती है और ना ही टेलीविजन न्यूज चैनल की सुर्खियों में, ना ही उन पर कोई पॉडकास्ट बनता है और ना ही कोई रेडियो शोज। और वो आवाजें इसी तरह से अनसुनी, अनदेखी, दबा दी जाती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दबा दी जाती है। वो आवाजें स्वतः ही दबती नहीं है, उसे दबा दिया जाता है। उस पर कभी चर्चा नहीं होती, उस पर कभी कोई बात नहीं। और उन आवाजों को उन गांवों से, उन टूटे फूटे रास्तों से, नक्सलियों के द्वारा उन रास्तों में किए गड्ढों से आगे निकलने नहीं दिया जाता। और यह आवाजें एक अंदर एक गूंज बन जाती है, बावजूद इसके शहरों में बैठी मीडिया वहां तक नहीं पहुंच पाती और वो आवाज उन मीडिया वालों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी ही एक स्टोरी, ऐसी एक सच्ची घटना, माओवादियों के द्वारा किए गए एक नरसंहार की कहानी लेकर हम आज आप तक आए हैं। और ये कहानी आपको बतानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पर कभी कोई चर्चा नहीं, इस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। इस तरह की स्टोरीज को बताने के लिए कोई मेहनत नहीं करता और इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं ये आप तक पहुंच नहीं पाती। आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2010 में मई के महीने में माओवादियों के द्वारा किए गए एक बड़े आतंकी हमले की, जिसमें 40 लोग मारे गए थे। माफ कीजिएगा, 40 से ज्यादा, लगभग 44 लोग मारे गए थे। माओवादियों ने 44 लोगों का नरसंहार कर दिया था। आइए जानते हैं क्या है ये कहानी और कैसे माओवादियों ने लगभग 44 लोगों का नरसंहार कर दिया था। आप देख रहे हैं अनहर्ड वॉइसेस और मैं हूं शुभम उपाध्याय। अनहर्ड वॉइस के आज दूसरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दंतेवाड़ा बस्तर। आज जब छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के विरुद्ध लगातार आक्रामक अभियान चलाए जाते हैं, तब चारों ओर यह चर्चा हो रही है कि अब माओवादियों का निकट है। जिस तरह से बीते 4 महीने में ही 100 से अधिक माओवादी मारे गए हैं, वहीं 200 से अधिक गिरफ्तार हुए हैं, उससे इन चर्चाओं ने और जोर पकड़ा हुआ है। लेकिन आज इस एपिसोड में हम जिस घटना की बात करने वाले हैं वो उस वक्त की है जब माओवादी खुलेआम और लगातार सुरक्षा बल के जवानों पर हमला करते हैं और केंद्र की तत्कालीन सरकार केवल और केवल नई नीति और रणनीति बनाने की बात कहा करती थी। यह वह दौर था जब एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों में माओवादी आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। वहीं सत्ता में बैठी मनमोहन सिंह की सरकार इससे निपटने के लिए कोई रणनीति भी नहीं बना सकी। उस दौर की एक घटना हुई 17 मई 2010 में। इस दिन माओवादियों ने बस्तर की आम जनता का नरसंहार किया था। दरअसल यह देश में हुए सबसे बड़े माओवादी आतंकी हमले के ठीक 6 सप्ताह बाद की घटना है। बस्तर के दक्षिण में स्थित एक दंतेवाड़ा जिला, जिसने कुछ सप्ताह पहले ही ताड़मेटला में माओवादियों के द्वारा किया गया नरसंहार देखा था, वह आतंक के साए में सन्नाटे के साथ जी रहा था। 17 मई की दोपहर को सुकमा से निकली एक निजी सवारी बस पर माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर हमला कर दिया। इसमें 44 लोग मारे गए।
मरने वालों में 18 जवान एसपीओ के थे, अर्थात स्पेशल पुलिस ऑफिसर। वहीं अन्य 26 लोग सामान्य नागरिक थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यह एक निजी बस थी जिसमें आम नागरिक सफर करते थे, लेकिन माओवादियों को नागरिकों के खून का स्वाद लग चुका था और इसी का परिणाम था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के कम्युनिस्ट आतंकियों ने आम नागरिकों से भरी बस में हमला किया और 44 लोगों का नरसंहार कर दिया। इस घटना को अंजाम देने के लिए माओवादियों ने सड़क पर पहले से ही विस्फोटक प्लान किया। यह हमला चिंगावरम के सड़क में हुआ। हमले का स्तर इसी से समझा जा सकता है कि जहां यह हमला हुआ उस स्थान पर 10 फीट का गड्ढा बन चुका था। यह जानकारी भी उस समय सामने आई थी कि जिला पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी एवं अन्य पुलिस अधिकारी केवल 10 मिनट पहले ही हमले के स्थान से गुजरे थे। इस हमले के तत्काल बाद नजदीकी सीआरपीएफ कैंप से सहायता मांगी गई, जिसके बाद जवानों और माओवादियों के बीच छिटपुट फायरिंग भी। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन शीर्ष पुलिस अधिकारियों में से एक ने मीडिया में बयान देते हुए कहा था, यह किसने सोचा था कि माओवादी आम नागरिकों का निशाना बनाएंगे। अर्थात सुरक्षा बलों को भी यह अंदाजा नहीं था कि ये कम्युनिस्ट आतंकी आम लोगों को मारने लग जाएंगे, आम लोगों से भरी बस में विस्फोट कर देंगे। सेना के पूर्व ब्रिगेडियर एवं कांकेर में स्थित काउंटर टेरर एवं जंगल वॉरफेयर कॉलेज के तत्कालीन डायरेक्टर बीके पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि माओवादियों के पास जरूर आईडी विस्फोटकों का एक मैप है, जैसा सेना के पास होता है। यह विस्फोटक कोई एक रात में प्लांट नहीं किए गए, इसे संभवतः तब प्लांट किया गया जब इस सड़क का निर्माण हो रहा था। गौरतलब है कि इस माओवादी आतंकी हमले के ठीक 6 सप्ताह पहले तत्कालीन दंतेवाड़ा जिले के ताड़मेटला क्षेत्र में माओवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। इसमें कम्युनिस्ट नरपिशाचों ने 76 जवानों का नरसंहार कर दिया था। इसमें 75 जवान सीआरपीएफ के थे और एक सीजी पुलिस का था। इतने बड़े हमले के बाद भी केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने माओवादी आतंक को खत्म करने की दिशा में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, ना ही फोर्स को इतना आधुनिक बनाया कि वो इस घने जंगल में माओवादियों के गुरिल्ला वॉर का मुकाबला कर सके। कांग्रेस की सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस के कारण माओवादियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि पहले तो उन्होंने 6 अप्रैल 2010 को 76 जवानों का नरसंहार किया। उसके बाद माओवादियों ने 8 मई 2010 को ही बीजापुर में सीआरपीएफ के एक बुलेट प्रूफ वाहन को बम से उड़ा दिया, जिसमें 8 जवान बलिदान हो गए थे। इसी सप्ताह में जब यह घटना हुई 17 मई वाली जो बस बॉम्बिंग, उससे 2 दिन पूर्व माओवादियों ने राजनांदगांव के माओवाद से प्रभावित एक गांव में एक सरपंच सहित कुल 6 ग्रामीणों की हत्या कर उनके शव को सड़क पर फेंक दिया था। इतनी घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी माओवादियों ने एक बार फिर आतंकी वारदात की और इस बार आम नागरिकों से भरी बस को निशाना बनाया, जिसके चलते 44 लोग मारे गए। अब मैं इसे अनहर्ड वॉइसेस क्यों कह रहा हूं, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब यह घटना हो रही थी उस समय केंद्र सरकार और मीडिया का क्या रवैया था। एक तरफ जहां केंद्र की कांग्रेस सरकार नक्सल नीति रणनीति की समीक्षा का नाटक कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट मीडिया ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी कि इस हमले के लिए माओवादी नहीं बल्कि एसपीओ के जवान जिम्मेदार हैं। इस घटना पर उस समय की एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि जो एसपीओ के जवान बस में सवार थे वो घटना से कुछ दिनों पूर्व हुए नक्सल ऑपरेशन का हिस्सा थे, जिसमें 2 माओवादी मारे गए थे। लेकिन इस ऑपरेशन में माओवादियों का लोकल कमांडर गणेश बच गया था। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि ऑपरेशन के बाद कुछ जवानों ने बस पकड़ी, जिसकी सूचना माओवादियों को मिलना उनकी बेहतर इंटेलिजेंस और संपर्क का नेटवर्क दर्शाता है। हम सभी जानते हैं कि एनडीटीवी ने उस दौरान कैसे एक पक्षी पत्रकारिता से कम्युनिस्ट लॉबी के लिए विमर्श खड़ा किया था। एनडीटीवी के अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अनजान सूत्र के हवाले से लिखा था कि माओवादियों को जवानों के मूवमेंट की जानकारी थी, जिसका उन्होंने फायदा उठाया।
जवानों ने ऑपरेशन प्रक्रिया का उल्लंघन किया और बस में बैठ गए। चलिए हम मान लेते हैं कि जवानों ने बस से बैठकर किसी प्रक्रिया का उल्लंघन किया, लेकिन क्या इससे यह बात झूठ हो जाएगी कि माओवादियों ने आम नागरिकों से भरी बस में आतंकी हमला किया जिसमें 44 लोग मारे गए? क्या मीडिया यह नैरेटिव सेट करने में लगी थी कि यह हमला माओवादियों के द्वारा किया गया कोई आतंकी कृत्य नहीं बल्कि जवानों की गलती है? दरअसल यह सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन हमें अर्बन नक्सलियों और कम्युनिस्ट विचारकों ने ऐसा मैनिपुलेट किया कि हम माओवादी आतंकियों के द्वारा किए गए इन नरसंहारों को भूल चुके हैं। यही कारण है कि आज भी समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसे लगता है कि माओवादी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि वास्तविकता इनकी यही है कि माओवादी उन्हीं निर्दोष जनजातियों को निशाना बना रहे हैं जिनके नाम पर वो तथाकथित क्रांति की बातें करते हैं। सच्चाई यही है कि ये जो 40 लोग वहां पे मारे गए, उसमें से 44 लोग जो मारे गए, उसमें से लगभग 26 लोग ऐसे थे जो लोकल ट्राइबल ग्रामीण थे, लोकल जनजाति गांव वाले थे। उसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, कामकाजी लोग थे, किसी घर का एकलौता काम करने वाला व्यक्ति था। लेकिन माओवादियों ने उन्हें भी निशाना बनाकर मार डाला। लेकिन इनकी आवाजें दब गई, इनकी आवाजों को अनसुना कर दिया गया, इनके परेशानियों को, इनकी समस्याओं को अनदेखा कर दिया गया। और मीडिया यह बताने में लगा, कम्युनिस्ट लॉबी यह बताने में लगी, जिनकी जिम्मेदारी थी, मैं मीडिया की बात ज्यादा करूंगा, कि मीडिया की जिम्मेदारी थी कि वो इस तरह की घटनाओं को बताए। जिस तरह माओवादियों ने महिलाओं और बच्चों को मारते हुए किसी तरह का कोई विचार नहीं किया, वैसे मीडिया ने क्यों विचार किया? इसको सिलेक्टिव तरीके से पेश करने से पहले मीडिया ने क्यों विचार नहीं किया? क्या ये मीडिया, कम्युनिस्ट लॉबी और उस समय के जो स्टेक होल्डर्स थे, जो उस समय के जो लोग वहां पे सत्ता में बैठे हुए थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरह की आवाजों को वो उठाते, इन पीड़ितों की बात करते, इनकी समस्याओं की बात करते? लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसलिए आज हम अनहर्ड वॉइसेस में इनकी आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं। वो जो लोग मारे गए उनमें से अधिकांश जनजाति समाज से थे, उनमें से अधिकांश बस्तर के अंदरूनी गांवों के वो उन गरीब परिवार से आते थे जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं थी। उन्हें माओवादियों ने अपने आतंक की बलि चढ़ा दी और ये लोग मारे गए, इनका नरसंहार कर दिया गया। यह थी दंतेवाड़ा में माओवादियों के द्वारा किए गए नरसंहार की कहानी। और ये अनहर्ड वॉइसेस में आपको बताना इसलिए जरूरी था कि इसकी बात कोई नहीं करता है। हम अनहर्ड वॉइसेस में हम ऐसे ही स्टोरीज, ऐसे ही घटनाओं की बातें, ऐसे ही लोगों की बातें जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और जो शोषित हैं, जिनकी बातों को कोई नहीं बता रहा है, हम उन घटनाओं को आप तक लाएंगे। यह था इसका दूसरा एपिसोड। ऐसी ही स्टोरीज, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।